एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं हिस्ट्री के, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि केवल हिस्ट्री में तो प्रीलिम्स में केवल फैक्ट पूछते हैं। अगर आपने ल्यूसेंट में जैसे फैक्ट लिखा हुआ, अगर वो सारे कंठस्थ हो जाएं, मगअप हो जाएं, तो आपका प्रीलिम्स जो हिस्ट्री पार्ट है वो तो आराम से निकल जाएगा। बट आई मस्ट से कि अनटिल और अनलेस आपने मेंस में इश्यू की तरह अंडरस्टैंडिंग वाइज आपने अगर हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, तो ये जो फैक्ट है वो आपका साथ नहीं देंगे, वो आपको याद नहीं रहेंगे। दोस्तों, जैन फ्रेंड्स अनअकैडमी के इस मंच पे मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। In today's session, we are going to look into that how you should prepare for the history if you are preparing for UPSC exam. Now, before starting, let me tell you that it is very difficult to complete your history part or the history section during your UPSC preparation. Now, you need to understand why. सबसे पहला इसका मूलभूत कारण है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है, it is very vast. Second point is कि जो हिस्ट्री का जो सोर्स है दे आर स्कैटर्ड। अगर आप प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी केवल एनसीईआरटी से करने का भी प्रयास करें, तो भी एनसीईआरटी 6th क्लास से 12th क्लास तक आपके पास काफी सारी एनसीईआरटी हैं। और एक जो चैप्टर है, मान लीजिए आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में भी, ओल्ड एनसीईआरटी में भी, और उसके साथ साथ वही जो आपको चैप्टर का कुछ पोर्शन आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसके जो रिसोर्सेज हैं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, वो भी काफी ज्यादा है, वो भी स्कैटर्ड है। सो दिस मेक द प्रिपरेशन वेरी डिफिकल्ट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द क्रोनोलॉजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज एवरीथिंग इन द हिस्ट्री गिवन द फैक्ट दैट यू हैव नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। और अगर आपने अच्छे से समझा नहीं है तो आपको रिवीजन में भी, और वो रिवीजन में भी प्रॉब्लम होगी और आपको चीजें याद भी नहीं रहेंगी। सो इन तीन कारणों, इन तीन मेन रीजंस के कारण जो यूपीएससी में हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें मैक्सिमम ऑफ द एस्पिरेंट्स वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट हाउ यू शुड कवर योर हिस्ट्री पोर्शन व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। नाउ, अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी टेल यू कि हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस में कितना सिग्निफिकेंट है, आपको इसको सबसे पहले इसकी समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसके बाद जो मेंस में कहां पर हिस्ट्री पूछा जाता है उसको देखते हैं, और ये पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में, और जिसको हम नाम बोलते हैं पेपर 2 भी। जीएस पेपर 1 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पेपर 2 है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 ऐसे का होता है, और जो दूसरा जो पेपर है उसको जिसको हम पेपर 2 बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं जीएस पेपर 1। नाउ अब देखिएगा यहां पर प्रीलिम्स में केवल और केवल आपके हिस्ट्री पोर्शन को एक जो लाइन है उसमें कैसे मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिस इज ओपन एंडेड स्टेटमेंट फ्रॉम द यूपीएससी इन द प्रीलिम्स सिलेबस। इसका मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भी है, मेडिवल हिस्ट्री में भी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी है, उसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों से रिलेटेड, और उसके साथ साथ आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इस पे स्पेशल फोकस है, किसमें? प्रीलिम्स जो सिलेबस है उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम्स में आपके पास जो हिस्ट्री पोर्शन है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है जीएस पेपर 1 में। ये जीएस पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, और इसमें ये जो पॉइंट है ये हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट है, जिसमें तीनों हिस्ट्री आपके पास, एंशिएंट भी, मेडिवल भी और मॉडर्न भी, और इनके आर्ट एंड कल्चर तो इनके साथ हैं ही। उसके साथ जब आप मेंस में देखते हैं तो हैव लुक एट दीज पॉइंट्स इन द जीएस पेपर 1 और द पेपर 2 जिसको नाम बोलते हैं, और जीएस पेपर 1 उसको वैसे बोल देते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री से रिलेटेड एस्पेक्ट है उसमें सबसे पहला पॉइंट यहां पर है। देखिए, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट aspects of the art form, literature, architecture form from the ancient to the modern time, from the ancient to the modern time। इसका मतलब this is talking about Indian art and architecture। The second important point is about the modern Indian history। The third important point, it is about the freedom struggle। Then next important point, it is about the post independent history। और उसके बाद आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका मतलब मेंस में भी जो आपके पास हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट है, एंशिएंट भी है, मॉडर्न भी है, उसके बाद मेडिवल भी है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, इसके साथ साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो है ही, और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन कम है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 750 नंबर में से केवल 10 नंबर का अगर आप देखें 2021-22, इनफैक्ट 23 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 22 में भी क्वेश्चन नहीं आया। सो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन आता है, और उसमें भी अब आजकल रैंडमनेस है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, बट स्टिल वी नीड टू कवर द वर्ल्ड हिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर नहीं किया तो आपको आईआर समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो इसका मतलब क्या है कि सिलेबस प्रीलिम्स का देख करके और मेंस का एग्जाम के हिस्ट्री का सिलेबस देख करके आपको क्या पता चला? इससे हमें पता चलता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी पर्टिनेंट टू कवर हिस्ट्री पार्ट, वो प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों चीजें। नाउ
अब देखिए, एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं हिस्ट्री के, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि केवल हिस्ट्री में तो प्रीलिम्स में केवल फैक्ट पूछते हैं। अगर आपने ल्यूसेंट में जैसे फैक्ट लिखा हुआ, अगर वो सारे कंठस्थ हो जाएं, मगअप हो जाएं, तो आपका प्रीलिम्स जो हिस्ट्री पार्ट है वो तो आराम से निकल जाएगा। बट आई मस्ट से कि अनटिल और अनलेस आपने मेंस में इश्यू की तरह अंडरस्टैंडिंग वाइज आपने अगर हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, तो ये जो फैक्ट है वो आपका साथ नहीं देंगे, वो आपको याद नहीं रहेंगे दोस्तों। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री की चीजें याद नहीं रहती है, देन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो उसका रीजन है, उसका जो कारण है, वो मूलभूत उसका जो कारण आपको इसमें मिलेगा कि दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी द हिस्ट्री फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। आपको उसकी समझ नहीं है इतनी ज्यादा, इसीलिए आपको जो फैक्ट है वो मगअप करने पड़ रहे हैं, और मगअप करने वाली जो चीज है वो कभी इंसान का जो दिमाग है वो साथ नहीं देता है। वो अगर आपने समझा है तो आपको याद हो जाएगा। सो दीज फैक्ट्स आप उनको रिटेन तब कर पाएंगे इवन फॉर द प्रीलिम्स, जब आपने मेंस के लिए चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी। और ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझाते वक्त यहां पर सिलेबस की मैंने आपको ऐड करके बताया है कि सिलेबस कैसे है। ठीक है, नाउ आगे की तरफ चलते हैं, आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई। नाउ अब हम देखते हैं द बाइफरकेशन ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, उसके साथ साथ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, और उसके साथ साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। और ये जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न है, इनका अपना आर्ट एंड कल्चर तो है ही कि एंशिएंट टाइम में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो कैसा था, वो कैसे घर बनाते थे, कैसे फोर्टिफिकेशन करते थे, किलाबंदी कैसे करते थे, उस टाइम पे जो 18 पिलर जो होल था अशोका का वो कैसे बना था, वो पिलर थे उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी। सो इन सब को बोलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो उस टाइम पे जो केव आर्किटेक्चर थी, जैसे अजंता एंड अलोरा केव में आपको पेंटिंग में मिलती है ना, हम बोलते हैं कि हमारे पास वी हैड अ रिच कल्चरल हेरिटेज, अजंता एंड अलोरा केव को जाकर के देखिए। सो हमारा तो इतिहास ही कितना बड़ा है, हमारी जाकर के आप इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जाकर के देखिएगा। सो हमारा तो इतिहास ही बहुत प्राचीन है, तो उसमें हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी पढ़ना पड़ता है। उसी के साथ साथ मेडिवल में भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ना पड़ता है। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ये हो गया मेडिवल आर्किटेक्चर में आ जाता है। आगरा फोर्ट हो गए, ताजमहल हो गया, ये सारा मेडिवल आर्किटेक्चर में आ जाता है। उसके साथ साथ मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है, जैसे बहुत सारे अपने पास ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन उस टाइम पे अंग्रेजों ने बनाए थे, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस फॉर्म में है, वो ब्रिटिश उस टाइम का है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इन सब चीजों को अगर हम पढ़ते हैं और फिर उनके साथ उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो यह है हिस्ट्री का बाइफरकेशन। इसके साथ साथ अलग मैंने बताया एक है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इतिहास। उसको इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना जितना एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पढ़ना है, बट स्टिल आपको पढ़ना पड़ेगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री को हम इशू वाइज पढ़ते हैं ना। इसको इतना ज्यादा डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ना कि आपको सारी क्रोनोलॉजी पता हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इसमें कौन कौन से लीडर थे, इसके क्या क्या था। नो, आपको इशू वाइज पता होना चाहिए। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ था, उसके कारण क्या थे, उसमें कौन कौन सी 2 पार्टीज थी, उसमें फाइनल आउटकम क्या हुआ, और उस आउटकम का फिर उसका फाइनल वो क्या हुआ। मतलब आपको थीम वाइज जल्दी जल्दी उसको ऊपर से पढ़ना है, उसको बारीकी में नहीं जाना है, आपको समझना है बस, दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आता है, 1750 मार्क्स में से 10 नंबर का आता है केवल। बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द वर्ल्ड हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इंटरनेशनल रिलेशन समझ में नहीं आएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के भी इस बार भी प्रीलिम्स में 4 से 5 सवाल आए थे डायरेक्ट, और हर साल आते हैं 5 से 6। उसके साथ साथ जीएस पेपर 2 मेंस में, अगर हम उसको पेपर 3 बोले, जहां पर भी जीएस पेपर 2 लग जाए तो समझ लेना पेपर 3 है, 1 प्लस कर देना। तो जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 और वैसे पेपर 3, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। हर साल 4 आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी तकरीबन 50 नंबर के अराउंड तो उसका है आईआर का पार्ट। वो भी आप अच्छे से समझ के तब सोल्व कर पाएंगे जब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट अच्छा है। सो नाउ आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, नाउ द बेस्ट वे टू कवर। अब इसको कवर कैसे करना है, आपने सारी चीज बता दी, आपने डरा भी दिया कि भाई इसको कवर करने में क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, आपने सारी चीज बता दी। अब इसको कवर कैसे करें? देखिए, इसको कवर करने के 2 तरीके हैं। सबसे, या तो आप खुद से करेंगे सेल्फ से, या आप किसी की हेल्प लेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं ना। अगर आप सेल्फ से करें या किसी की हेल्प लेके करें, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप खुद से करें तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि केवल और केवल आज के दिन एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। जो स्टैंडर्ड बुक है प्लीज ट्राई टू अवॉइड देम। क्यों? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है, अगर आपने मॉडर्न इंडिया को भी कवर करने का कोशिश किया स्पेक्ट्रम से, जो नया एडिशन है 800-900 पेज की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन रिमेंबर दैट। वो बहुत मुश्किल है। लेकिन एनसीईआरटी में आपके पास सारी चीजें, कोई सा भी क्वेश्चन उठा करके देखिए, अगर वो एनसीईआरटी से नहीं बन रहा है तो स्पेक्ट्रम को भी पढ़ लेंगे तो भी उससे नहीं बनेगा वो। और उसका इनपुट आउटपुट रेशियो भी बहुत कम है, गिवन द फैक्ट कि उसकी देखिए कितनी वॉल्यूमिनस है वो आज के दिन स्पेक्ट्रम। एनसीईआरटी अगर हर जगह से, मॉडर्न इंडिया जहां भी एनसीईआरटी में अगर सबको पढ़ लेते हैं तो आराम से कवर हो जाएगा। नाउ मेन डिफिकल्ट पार्ट, अगर आप खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो मेन डिफिकल्ट पॉइंट इज, जो पेन पॉइंट है वो है कि मॉडर्न इंडिया जो अगर आप कवर करने का प्रयास करें 1757 बैटल ऑफ प्लासी से, और उसके बाद 1947, ये तकरीबन 200 साल की हिस्ट्री को अगर आप कवर करने का प्रयास करें तो आप कर सकते हैं ओल्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी से। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये है ओल्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी, सॉरी 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया के लिए।
उसके बाद यही जो टॉपिक है ये न्यू एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें थीम वाइज है, इसमें क्रोनोलॉजी वाइज है। इसका मतलब कि 1700 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई, जब कैसे इंडिया की स्थिति थी, फिर 1720 के बाद कैसे हुआ, फिर उसके बाद कंपनी ने कैसे जो इंडियन स्टेट्स है उनको हराया और कैसे उनको उन पे अपना अधिपत्य जो है वो स्थापित किया, उसके बाद कैसे जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब क्रोनोलॉजी वाइज, डेट वाइज, टाइमलाइन वाइज यहां पर हिस्ट्री है। एंड इसीलिए आपको ये ज्यादा पढ़नी आवश्यक है, इसको पढ़ना ही है दोस्तों। अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो पहले इससे पढ़िए, चैप्टर वाइज अपने नोट्स बनाइए, थोड़े से खुले खुले बनाइए, फ्लो चार्ट वाइज बनाइए। इसी वाले जो चैनल है उसमें आपको एक एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओल्ड एनसीईआरटी के, मैंने तकरीबन 1910 तक की चीजें कवर करा रखी है, उसमें जाइएगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करके आपको नोट्स कैसे बनाने हैं जाकर के यू कैन चेक आउट दैट। आप देखिए, उसके बाद यहां से आपने कवर कर लिया, यहां से कवर चीजें करने के बाद आपको यही चीजें नई जो एनसीईआरटी है जो थीम में है आपको वहां से कवर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपने यहां से कवर कर लिया, यहां पर क्या है कि यहां पर ऐसे है थीम वाइज। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गांधी जी, इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द कंपनी राज। आप ऐसे मान लीजिए हाउ कंपनी कॉन्कर्ड इंडियन टेरिटरी और इंडियन स्टेट्स। ऐसे थीम वाइज है ये एनसीईआरटी। दोनों एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है अगर आपको हिस्ट्री पे स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए तो। आई एम सॉरी टू से, बट यही सत्य वचन है, आपको करना अच्छे से पड़ेगा। क्यों? क्योंकि या तो आप फिर जाकर के स्पेक्ट्रम पढ़िए, नहीं यहां से दोनों से कवर कर लेंगे तो आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। बट नाउ द मेन पेन पॉइंट इज हाउ टू कंसोलिडेट दिस। यहां से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद यहां से पढ़ने के बाद आपको जो भी चीज एक्स्ट्रा मिलती है उसको यहीं पे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, जो आप खुद से नोट्स बनाए। नाउ अब आपके पास एक फाइनल नोट्स है, और उसके बाद जो भी छोटे क्लास की एनसीईआरटी मान लीजिए यहां पर है अवर पास्ट 3, इसमें भी मॉडर्न इंडिया है, यहां से भी उसको कवर कर लीजिए। इसका मतलब आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स आ गया, दैट्स ऑल, अगर खुद से कर रहे हैं तो। बट आई मस्ट से कि आपने ऐसे किया, आप ऐसे ही एंशिएंट इंडिया के लिए करिए। एंशिएंट इंडिया के लिए कैसे? ये एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उसके बाद आप एंशिएंट इंडिया नई एनसीईआरटी से कवर करिए। यहां से आपने नोट्स बनाए, यहां से कवर करिए, और जो चीज यहां पर नोट्स में छुटी हुई है नई है उसको ऐड कर लीजिए, और उसके बाद फिर ये वाली एनसीईआरटी पढ़िए, 6th क्लास की एनसीईआरटी। तो एंशिएंट इंडिया 3 एनसीईआरटीज में है, बट आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, बट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जाकर के फिर उपेंद्र सिंह पढ़िए, वो भी आई थिंक 450-500 पेज की है, उपेंद्र सिंह पढ़िए फिर आप। और इनफैक्ट उसमें तो फैक्ट भी बहुत ज्यादा है, बट द बेस्ट वे इज टू कवर लाइक दिस। उसके बाद आप जो मेडिवल इंडिया है उसकी एनसीईआरटी ये है, और ओल्ड एनसीईआरटी से नोट्स बनाइए, नई एनसीईआरटी से उसको फिर से कवर करिए, और फिर जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उससे सप्लीमेंट करिए उसको। ऐसे करेंगे सेल्फ से तो ज्यादा इजी है, आपके नोट्स कंसोलिडेटेड हो जाएंगे 3-3 एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी वाइज नोट्स नहीं बनाने के, 6th क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, नई और ओल्ड के अलग अलग है। ऐसे नहीं, आपको क्रोनोलॉजी वाइज नोट्स बनाने हैं, और वही टॉपिक अगर कहीं दूसरी एनसीईआरटी में तो उसको ऐड ऑन कर देना। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप हेल्प ले, मतलब अगर आप किसी टीचर के जो कोर्स है उसको देखें, जैसे मान लीजिए मॉडर्न इंडिया का है, आपने अनअकैडमी का कोर्स लिया, प्रतीक नायक सर की क्लासेस देखी, उसमें मॉडर्न इंडिया की उन्होंने 45 से 50 लेक्चर लेते हैं। आपने पूरे नोट्स बनाए, अपने हैंड रिटन नोट्स। पहली बात तो ये कि मैक्सिमम ऑफ द चीजें उन्हीं नोट्स में कवर हो जाएंगी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में 50 लेक्चर्स को कवर करना बहुत एग्जॉस्टिव है, तो बाकी चीजें सर ने उसमें सारी चीज कवर करा दी होंगी। नाउ अब उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट करिए जो मैंने आपको बताया, प्लीज इस प्रोसेस को रिपीट करिए। आप एक काम करिए, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, फिर जस्ट ओल्ड एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए दोस्तों। नई एनसीईआरटी में आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा, मॉडर्न इंडिया उन सबसे पढ़ने के बाद आप जो नई एनसीईआरटी है, फॉर एग्जांपल ये हो गया, और ये वाली जो एनसीईआरटी है यहां से चीजें कवर कर लीजिए, और जो चीजें आपको लगता है ये छुटी हुई हैं उसमें अपने नोट्स को ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपने लेक्चर करते टाइम, पढ़ते टाइम अपने नोट्स बनाए हैं, और 45-50 लेक्चर के आपके पास 400, 450 या 500 पेज के नोट्स बन गए, और उसमें साइड में जो भी चीजें बची है, जो आपको एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीजें मिली, उनको ऐड कर लीजिए। और अगर आप इन एनसीईआरटी को रीड करेंगे लेक्चर के बाद, आपको अच्छे से समझ में आएगी, यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि इनमें लिखा क्या है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग में ही इजाफा होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आप मेडिवल इंडिया का करिए, मेडिवल इंडिया में सर के लेक्चर करिए, उसके बाद ये वाली एनसीईआरटी पढ़िए, और फिर उसके बाद मेडिवल इंडिया की ये वाली 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। उसी के बाद अगर आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है तो एंशिएंट इंडिया के सर के नोट्स करने के बाद, लेक्चर करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप ये वाली एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद फिर आप 6th क्लास की एनसीईआरटी से उसको सप्लीमेंट कर लीजिए। उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और जो सर है वो आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी अपने आप करा देंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और मॉडर्न अगर आपको वो पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो ये एनसीईआरटी है क्लास 12th की। खुद से पढ़ना है तो ये पढ़िए, नहीं तो सर के नोट्स पढ़ लीजिए। अगर हिस्ट्री वहां से कर लिया तो फिर यहां से मत करिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, फिर यहां से मत करिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक रिसोर्स फॉलो करिएगा, आइदर दिस वन और या फिर क्लास नोट्स, मतलब क्लास के लेक्चर देखिएगा उसके बाद नोट्स को करिएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपने खुद से पढ़ा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को तब कर सकते हैं जब आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत हाई है, आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लेने में क्या समस्या है यार, एक बार लेकर के देख लीजिए।
प्रतीक नायक सर से अगर आप हिस्ट्री कवर करने का प्रयास करेंगे तो एग्जॉस्टिव कंप्लीट कवरेज है, कंप्लीट इनफैक्ट आप कवर करने के बाद आपको प्रतीत होगा कि यस इट इज वर्थ इट, आपको सब चीजें समझ में आएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो विकसित होगी, उसके बाद चीजें याद करने में भी आसानी होगी। एक जगह स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नोट्स आ जाएंगे सारे के सारे, और इनफैक्ट ओपन सोर्स में भी नोट्स है। आई थिंक आप ऐप पे जाइएगा और देखिएगा सर के नोट्स अवेलेबल है, उन्हीं से ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2024 के भी और 2023 के भी। 2023 के तो मैं नहीं कहता, लेकिन क्योंकि उस टाइम तो थोड़े से ऐसे ऑब्सक्योर टॉपिक आ गए थे एंशिएंट इंडिया से, बट स्टिल आई से 2024 के तो यहीं से है, सर के लेक्चर से भी, नोट से भी। और सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट जस्ट अबाउट के डायरेक्ट क्वेश्चन स्पून फीडिंग, उससे तो कभी होगा ही नहीं आपका, किसी का भी नहीं होता उससे तो, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और समझ विकसित हो गई तब चीजें आसान होती चली जाती है, और सर आपकी समझ विकसित कर देंगे। एंड यस, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहें तो अनअकैडमी पर आप अपने जीएस की तैयारी को 19,999 रुपए में कंप्लीट जीएस की तैयारी कर सकते हैं। एंड आई से इसमें आपको 12 महीने का वो मिलेगा सब्सक्रिप्शन, उसके साथ साथ 12 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसका मतलब आपको 24 महीने का मिलेगा। और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा प्लस मुझसे मेंटरशिप। सो ये कोड यूज करिएगा, आपके पास कोई दूसरा कोड है तो वो कोड यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज दोस्तों लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये 31 तारीख को ये ऑफर एंड हो जाएगा। सो आप इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अनअकैडमी पर जो बैच है आपके लिए वो कौन कौन से बैच है, जैसे एक बाइलिंगुअल बैच है, इसका मतलब कंटेंट विल बी इन इंग्लिश बट वे ऑफ डिलीवरी वो कैसी होगी, वो हिंदी में होगी, और मतलब बाइलिंगुअल में होगी इंग्लिश में। सो एक आरंभ बैच है, ये 31 मई को स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अपनी प्योर हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहें तो प्योर हिंदी मीडियम में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे एक प्रारंभ बैच है, ये भी 31 मई को स्टार्ट होने वाला है। उसके साथ साथ आप इंग्लिश में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं प्योर, और जो इंग्लिश में तैयारी करेंगे उस वाला वो वाला बैच भी 31 मई को स्टार्ट होने वाला है। और इस वाले बैच में कंटेंट भी इंग्लिश और वे ऑफ डिलीवरी वो भी इंग्लिश रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहें वो भी कर सकते हैं अनअकैडमी से, और प्योर ऑप्शनल अगर आपको लेना है, ओनली ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो वो भी 8,499 रुपए में है। एंड यस, यूज द कोड SKY50, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यस, जो ऑप्शनल अनअकैडमी पर अवेलेबल है आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नाउ आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।